नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास करते हैं शुरुआत। और साथ ही साथ बता दीजिए कि कल हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था कल हमने। चाहे प्राइवेट कर दें। अच्छा ठीक, चलिए तो जल्दी से बताइए मुझे कि आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था, लास्ट में हमने क्या देखा था, और उसके बाद फिर हम करते हैं क्लास को शुभारंभ, क्लास करते हैं शुरुआत। ठीक है ना। तो एक बार जरा बताइए कि राज्यसभा हुआ है, पीएम का पी का महाभियोग, ओके। प्रेसिडेंट पर महाभियोग ये हो चुका है, प्रेसिडेंट पर महाभियोग हो चुका है दोस्तों। प्रेसिडेंट पर महाभियोग हो गया है। चलिए, तो यानी कि आज हम बात करेंगे पावर्स पर, है ना। सिक्स फंक्शंस आपने बताया था, उसे एक्सप्लेन करना था। अच्छा, फंक्शंस एंड पावर्स एंड फंक्शंस, यही बात हुई थी ना। चलिए, तो इस पर बात होगी फिर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर चल रहा है और हम हैं शक्तियों पर। महाभियोग हो गया है, शक्तियां। जी हाँ, ये हुई थी स्लाइड ना। तो अब एक एक करके हम सारे पावर्स को देखेंगे, है ना। एक एक करके हम सारे पावर्स को देखेंगे, कौन कौन से पावर्स हैं। तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव पावर्स पर हम बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स पर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है। पावर का चार्ट हो गया, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव पावर पर हम विचार करेंगे। हेडिंग डालिए पहला, कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्तियों में कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है इसके पास, तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले तो दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों ने देखा भी है, पढ़ा भी है। खैर, जितने भी संवैधानिक पद हैं कार्यकारी के द्वारा, उन सभी संवैधानिक पदों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, यही है। ठीक है, तो कार्यकारी में हम क्या देखेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स में हम क्या देखेंगे दोस्तों, सारी शक्तियां। पहली चीज तो कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं, राष्ट्रपति में। आर्टिकल 53 आपने देखा था, तो पहला लिख लीजिए, पहला कि सभी या ऐसा लिखिए, भारत की कार्यपालिका शक्ति, भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। पी में प्रेसिडेंट में निहित होती है, प्रेसिडेंट में निहित होती है। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 में ये बात की गई है, लिख लें। आर्टिकल 53 में क्या बात कही गई दोस्तों, तो आर्टिकल 53 में कहा गया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, पहला। क्लियर। दूसरा, जितने भी संवैधानिक पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने भी हैं, जितने काट दीजिए, सभी संवैधानिक पदों की नियुक्तियां प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, नियुक्तियां पी द्वारा, सबकी नियुक्तियां पी द्वारा होती है। जैसे एग्जांपल अगर देखना चाहें तो पीएम की नियुक्ति
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। विभिन्न आयोग जितने भी हैं, जितने भी विभिन्न आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति आदि, अब इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे उनको, ठीक है। तो जितने भी नियुक्तियां होती हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वगैरह हैं, या कि जितने भी कमीशन वगैरह हैं, आयोग वगैरह हैं, उन सभी आयोग कमीशन के चेयरमैन और उसके जितने मेंबर होते हैं, सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत आता है ना, ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए, आदि एटसेट्रा, आदि। देन नेक्स्ट, अगला लिखें। अब जैसे मैंने बताया, हिंदी में देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है, यहाँ पे नोट्स बनी हुई है। कार्यपालिका से, इसके तहत राष्ट्रपति कई पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार, प्रधानमंत्री के सलाहकार, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश। इसमें हालांकि ये नहीं काउंट करेंगे, इसको हम न्यायिक जो होता है ना, जुडिशियल पावर, उसमें इसको लिखेंगे। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति जो होता है वो कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति के आता है। दूसरा पॉइंट इंग्लिश में बोल दे, ऑल अपॉइंटमेंट्स लिखे, ऑल अपॉइंटमेंट्स विच इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, which is related to constitutional bodies made by the president, made by the president, ये दूसरा। और COM का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, हिंदी में बोलते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? तो ये तो होगा कार्यपालिका शक्ति। दूसरा लिखे न्यायिक शक्ति, एक सेकेंड, ये नीचे होगा, वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा आयोग, विधायी शक्ति लिखिए। दूसरा लिखिए न्यायिक शक्तियां, हिंट डालिए, न्यायिक, जुडिशियल पावर। प्रेसिडेंट की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो न्यायिक शक्तियों में लिख लीजिए, पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस की का अपॉइंटमेंट यही करता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, न्यायाधीशों की, जजेस की नियुक्तियां करता है प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट जजेस को। दूसरा है परामर्श लेने की शक्ति, अनुच्छेद 143 में है, आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 क्या कहता है? राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है। एडवाइस वगैरह ले सकता है किसी भी मुद्दे पर। तीसरा क्षमादान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन, क्षमादान की शक्ति। और क्षमादान की शक्ति जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अब क्षमादान का मतलब है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड सब कुछ माफ कर सकता है। कोई किसी पर आरोपी है, अगर कोई सजा हुई है तो सजा को माफ कर सकता है, हर एक, इवन मृत्युदंड भी माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। क्षमादान की शक्ति, ये सभी न्यायिक शक्तियां, आदि लिख लीजिए, ये सभी न्यायिक शक्तियां। सर आज सीजनिंग का लाइव क्लास चल रहा था। सीजनिंग, रीजनिंग कहना चाह रही हैं क्या? रीजनिंग का लाइव क्लास चल रहा था तो क्या हो गया? लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा क्यों? टेक्निकल इशू रहा होगा, है ना?
महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आएगा। हो गया डन। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां हो गया। तो अब लिखिए विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। नेक्स्ट विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों मैंने आपको लिखवाया था कि संसद के सत्रों, जितने भी सेशंस हैं पार्लियामेंट के, संसद के सत्रों को आहूत करना, स्टार्ट करना, आहूत करना, सत्रावसान करना, एंड करना सेशन को, किसके द्वारा होता है? तो ये दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा, पी द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो ये आ जाता है इसकी विधायी शक्ति में। दूसरा, धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश हो सकता है, से ही पेश होता है, संसद में पेश होता है। संसद में कब पेश होगा? जब ये अनुमति देगा। ठीक है, हाँ यस, अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक के बारे में कहां पर जानकारी मिलती है? अनुच्छेद 110, 110। तीसरा इसमें लिख सकते हैं आप लोग, जैसे विधायी शक्ति में ही लिखिए। विधायी शक्तियों में है, जैसे मान लीजिए कि विधेयकों पर अनुमति हो गया, अध्यादेश जारी करना रह गया ना, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल 123, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, प्रोमलगेट्स, इंग्लिश लिख देता हूं, अध्यादेश जारी करने के प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंसेस। हाँ, राज्यपाल भी करता है राकेश जी, बिल्कुल राज्यपाल भी करता है। ठीक है, संयुक्त बैठक, नेक्स्ट लिख लीजिए, संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 108। और संयुक्त बैठक हमेशा, अच्छा बैठक नहीं लिखा हूं, नीचे लिख लीजिएगा बैठक, संयुक्त बैठक, संसद संयुक्त बैठक बुलाना। ठीक है, ये अनुच्छेद 108 में। और ज्वाइंट सिटिंग हमेशा ऑर्डिनरी बिल पर होता है, साधारण विधेयकों पर ही होता है, साधारण विधेयकों पर, ऑर्डिनरी बिल्स पर ही, विधेयकों पर ही ज्वाइंट सिटिंग होती है। लिख लीजिएगा, ऑर्डिनरी बिल्स पर ही, साधारण विधेयकों पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आहूत के बाद क्या लिखें? सत्रावसान, आहूत करना, सत्रावसान करना। चलिए, हो गया डन। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है ना, फाइनेंस बिल के बारे में बातचीत की गई, वित्त विधेयकों के बारे में। इतना हिंदी समझ नहीं आता है। आरिस वर्मा, इसमें कोई प्रॉब्लम बताइए जो ना समझ में आया हो, कोई मतलब ऐसा चीज जो ना समझ में आया जिसको मैंने अंग्रेजी में ना बोला हो तो बताइए, मैं बोल दूं अंग्रेजी। साधारण विधेयकों, साधारण ऑर्डिनरी बिल्स पर, केवल साधारण विधेयकों पर ही ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है।
साधारण विधेयकों पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 17 अवसान मतलब 17 अवसान का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, उसका अंग्रेजी अगर नहीं आता, 17 अवसान का बता देता हूं मैं। 17 अवसान का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 17 अवसान समन्स है ना, प्रोरोगेशन, डिजोल्यूशन, विघटन होता है। 17 अवसान, 17 अवसान लिख लीजिए, प्रोरोगेशन एंड समनिंग, समनिंग का होता है 17 अवसान। आहूत कर, 17 आहूत करना, समन करना, मतलब समनिंग, और 17 अवसान, 17 अवसान, 17 अवसान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन। धन विधेयक मतलब मनी बिल, मनी बिल इंग्लिश होगा इसका। डन। लास्ट में लाइन फिर से बोलिए, एक बार बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, लास्ट वाली लाइन जितने लोगों ने लिखा है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है, कॉल ऑफ करता है प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को, आर्टिकल 108। और संसद की संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों पर ही होती है, साधारण विधेयकों पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है, साधारण विधेयकों पर ही संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया विधायी शक्तियां। नेक्स्ट लिखिए, अब क्या हो जाएगा, विधायी के बाद वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां लिख लीजिए। जैसे अभी पहला चीज मैंने लिखवाया था कि मनी बिल, मनी बिल धन विधेयक जो है, मनी बिल प्रेसिडेंट की अनुमति से ही, पूर्व अनुमति, प्री अलाउंस, पूर्व अनुमति से ही पेश होता है, तो इसका क्या है, वित्तीय शक्ति है। दूसरा, दूसरा है बजट सत्र बुलाना, संसद में, संसद में बजट को पेश करवाना, बजट को पेश करवाना, ये भी इसका पावर है। प्रेसिडेंट causes union budget to be laid before the parliament, प्रेसिडेंट लिख लीजिए अंग्रेजी में, प्रेसिडेंट causes union budget to be laid before the parliament। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। ठीक है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन लिख सकते हैं, फाइनेंस कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन, ये किसमें है? आर्टिकल 280, 280, अनुच्छेद 280। मनी बिल प्रेसिडेंट के ही अनुमति से पेश होता है, तो मनी बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन पर ही। ठीक है, पूर्व अनुमति को होता है प्रायर, इसका मतलब होता है प्रायर रिकमेंडेशन, 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 प्रायर रिकमेंडेशन आदि एटसेट्रा। हो गया वित्तीय। कुछ अन्य शक्तियां लिख लीजिए, कुछ अन्य शक्तियां लिखेंगे हम लोग। डन है यहां तक?
अन्य शक्तियां, कुछ अदर पावर्स हैं, अन्य शक्तियां लिख लीजिए। हिंट डालिए, अदर पावर्स, अन्य शक्तियां। अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता जितना भी होता है भारत का, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो पहले लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते, संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर कंडक्टेड, जितने भी संधि वंधि होती है भारत के नाम से, भारत देश जो भी अंतरराष्ट्रीय संधि करता है तो मोदी नहीं करते, उस पर हस्ताक्षर होता है हमेशा प्रेसिडेंट का, सारा काम प्रेसिडेंट के नाम से होता है, ठीक है। नेहा जी समझ आ गया? नेहा जी क्या नहीं समझा बताइए, कोई बात नहीं समझ में आएगी पूछेंगे उसको। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है ये, है ना, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी, सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी। सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति, सेनापति होता है प्रेसिडेंट। तीसरी बात, जितने भी राजदूत होते हैं, हर एक देश में अपना एक एम्बेसी होता है और उसमें राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, तो एम्बेसडरों की नियुक्ति करना, उनको वापस बुलाना, ये सब भी काम इसी का होता है। तो एम्बेसडर्स, राजदूतों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, तथा उन्हें वापस बुलाना, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। सेंडिंग एंड रिसीविंग एम्बेसडर्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग या अपॉइंटिंग एंड रिसीविंग। हाँ नहीं, सब कुछ प्रेसिडेंट नहीं करता है, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम से होता है सब कुछ, प्रेसिडेंट नहीं करता सब कुछ, उसका बस साइन मोहर होता है, नाम मात्र का होता है ना अध्यक्ष वो, ठीक है। डन हो गया। तो यहां पर आपने देखा कुछ राष्ट्रपति की जो भी पावर्स वगैरह है उसको देख लिया। 3 प्रकार की वीटो पावर भी है राष्ट्रपति का, उसको भी देख ही लीजिए, सब देख ही रहे हैं तो वीटो पावर भी देख लीजिए। राष्ट्रपति की वीटो पावर, वीटो पावर 3 प्रकार के इसको वीटो पावर मिले हुए हैं राष्ट्रपति को, 3 प्रकार से वीटो पावर मिले हुए हैं। कौन कौन सा? सस्पेंसिव वीटो, सबसे पहले तो हिंदी बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। सस्पेंसिव वीटो कहां से? फ्रांस से। दूसरा, सस्पेंसिव वीटो के बाद क्या लिख देंगे? तो पॉकेट वीटो, जेबी वीटो जिसे बोलते हैं, जेबी वीटो, ठीक है। जेबी वीटो, जेबी या पॉकेट वीटो। और तीसरा है आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो। 3 प्रकार के वीटो की शक्तियां होती है राष्ट्रपति की। वीटो पावर मतलब कि जैसे मान लीजिए कि संसद कोई भी बिल पास करके, यानी लोकसभा राज्यसभा कोई बिल पास करके राष्ट्रपति पास भेजे और राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा दे कि हम भाई अनुमति नहीं देंगे, तो निलंबनकारी में होता है कि वो वापस कर देता है, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, तो उसी को निलंबनकारी बोलते हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है वो, समय तो होता नहीं कि राष्ट्रपति इतने ही समय में इसको पास करना होगा, समय नहीं दिया गया तो पॉकेट वीटो लगा देता है।
या फिर आत्यंतिक वीटो लगा देता। आत्यंतिक वीटो ऐसे हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, ये हमारे यहाँ नहीं ये पाया जाता, ठीक है। डन। तो आपका जो ये राष्ट्रपति वाला चैप्टर है वो हुआ खत्म, राष्ट्रपति वाला चैप्टर हो गया खत्म, क्लियर। राष्ट्रपति वाला चैप्टर इस तरीके से हुआ खत्म आपका। अब हम देखेंगे महान्यायवादी के बारे में और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में, और बाकी की चीजें, अन्य शक्तियां यहाँ पे हिंदी में सब कुछ है। सैन्य शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, तीन प्रकार की हाँ, इमरजेंसी पावर भूल गया था लिखाने के लिए। इमरजेंसी पावर लिख लीजिएगा, इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर होती है 3, ठीक है। पहली कौन सी है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है। राष्ट्रीय आपातकाल दूसरा है आर्टिकल 356, तो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का अभी तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। डन, जल्दी लिखिए। 3 प्रकार के हैं इमरजेंसी पावर्स में। बीटो बताया तो भाई श्रुति, बार बार अब आप वही पूछेंगे। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, इमरजेंसी का मतलब आपातकाल, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, रूल का मतलब शासन, राष्ट्रपति शासन, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, इमरजेंसी मतलब आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल का होता है अनुच्छेद। हिंदी आ गया? इतना भी हिंदी नहीं आता आपको कि नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है। चलिए हो गया, डन डन। आर्टिकल 352 का यूज होगा अंशुमन सुमन जब पूरे भारत में या कि भारत के किसी क्षेत्र में कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, कोई देश आक्रमण कर दे, या फिर हमारे यहाँ कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, देश के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह, तब प्रेसिडेंट जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर इमरजेंसी अनाउंस करता है, इमरजेंसी लगाता है, नेशनल इमरजेंसी। वाइस प्रेसिडेंट नहीं लगाता है आशुतोष, प्रेसिडेंट लगाएगा ना ये सब। अभी प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ, प्रेसिडेंट लगाएगा, वाइस प्रेसिडेंट कहां से आ जाएगा। प्रेसिडेंट रूल राज्यों में लगता है विकास। मान लीजिए कोई भी राज्य संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, संविधान के कार्यों के अनुरूप नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, पूरा सिस्टम फेल हो गया है, तो वहां पर प्रेसिडेंट, उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है। 3 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है, एक ही बार में 3 साल ज्यादा नहीं लगता है। 3 साल ज्यादा लगाना होगा तो संविधान संशोधन करना पड़ता है। पंजाब केस में एक बार हुआ था। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा। अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलिए डन। तो ये चीज तो हो गया। अब आपका इस तरीके प्रेसिडेंट खत्म हो गया। प्रेसिडेंट जितने भी अब तक बने हैं यहाँ पे उनके नाम, उनके ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये है होमवर्क आपका, इनके बारे में बताइएगा, नाम इनका और ईयर, कौन से प्रेसिडेंट है। बाकी प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखवाए हैं इंग्लिश में, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, हालांकि मैंने लिखवा दिए हैं सब। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट वाला चैप्टर दोस्तों होता है इंड। तो इति सिद्धम हो गया है ना, इति सिद्धम। चलिए अब बात आती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। तो सबसे पहले महान्यायवादी और महाधिवक्ता में अंतर लिख लीजिए। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई, एवं महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल।
है ना, इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म इनको बोला जाता है एजीआई या महान्यायवादी, एंड एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। तो इनके बीच में ना थोड़ा सा ऐसे अंतर देख लीजिए, बीच से लाइन खींच लीजिए, जैसे एक तरफ महान्यायवादी, एक तरफ महाधिवक्ता, ठीक है। अब देखिए पहला, यह केंद्र सरकार का, यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ये होता है, यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, इसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है, और इसके बारे में अनुच्छेद 165 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, पी करेगा, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति गवर्नर करेगा, राज्यपाल, गवर्नर। देखिए क्लियर। संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, संसद किसी भी बैठक में हिस्सा ले सकता है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट नहीं दे सकता। भाई संसद मान लीजिए कोई कार्यवाही चल रही है, कोई बैठक हो रही है, तो भाग ले लेगा, बैठेगा, कार्यवाही का हिस्सा बनेगा, लेकिन जब वोटिंग वगैरह होती है संसद में, तो चूंकि संसद का मेंबर तो होता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो इसलिए वोट नहीं करता। और सेम प्रोसीजर यहां पर होता है इनके साथ। ये राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा, लेकिन वोट नहीं दे सकता। नोट कर लीजिए। तो ये प्रमुख अंतर है। अब महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का वकील होता है, जो भी भारत सरकार कोई केस होगा तो महान्यायवादी लड़ता है उसको, ठीक है। और अगर राज्य सरकार कोई केस होगा तो उसको महाधिवक्ता लड़ता है, तो ये राज्य सरकार का जो है वकील होता है, ऐसे आप समझिए। क्लियर, सारे आर्टिकल्स, सारी बातें। इसकी योग्यता अगर देखा जाए, एलिजिबिलिटी देखा जाए, क्वालिफिकेशन, तो एससी का जज बनने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन इसके पास होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके पास होना चाहिए एचसी का जज बनने की योग्यता, सो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। वर्क मतलब बताया तो नीतीश जी कि इसका वर्क वही होता है जिससे वकील का काम करता है, सरकार का वकील होता है,
सरकार कोई केस है, कुछ भी है, तो यही देखता है, हैंडल करता है। और महाधिवक्ता राज्य सरकार का होता है वकील। मतलब रिंगटोन से विवेक पटेल आप पहचान ले रहे हैं फोन, क्या जी? कह रहे हैं OnePlus। कलाकार हैं आप लोग एकदम से। आज यहीं तक रहने दें, थोड़ा सा और एक लिख लीजिए, बस 5 मिनट और। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लिख लीजिए। सर इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्या है हम्बल रिक्वेस्ट? ये कह रहे हैं मेरे पास आईफोन है। अरे आप अमीर है ना, तो मैं अमीर थोड़ी हूँ। टीचर कभी अमीर होता है? टीचर गरीब होता है, लेकिन ज्ञान से अमीर होता है। तो आपके पास आईफोन है, आप अमीर हैं पैसे से, मैं अमीर हूँ ज्ञान से। दोनों गरीब नहीं है, दोनों अमीर। ठीक, हाँ नेक्स्ट लिखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको यहीं तक छोड़ देंगे। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, ठीक है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हो गया। हाँ, आर्टिकल 148, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलते हैं? अनुच्छेद 148 में। ऐसे एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। अनुच्छेद 148 कैग के बारे में बातचीत करता है। नियुक्ति कौन करेगा? अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, पी द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, संवैधानिक पोस्ट है, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। तीसरा लिख लीजिए यहाँ पर, क्या? तो अपॉइंटमेंट हो गया। योग्यता, तो वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, सब जानते हैं आप लोग। बस एक चीज है कि राष्ट्रपति की नजर में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है कि राष्ट्रपति की नजर में विशेषज्ञ हो। क्लियर? राष्ट्रपति की नजर में विशेषज्ञ हो। अरे ये सब जाने मत लिखिए, नजर उजर जानते रहिए, बस कार्यकाल लिख लीजिए। टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए। चाहे 65 वर्ष आपकी उम्र हो जाए तब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या फिर आप जब भी अपॉइंट हुए 6 साल तक। कैग, कार्य इसका क्या है? फंक्शन क्या होता है? कार्य इसका पहला होता है कि केंद्र सरकार के, केंद्र से संबंधित सभी रिपोर्ट पी को देगा, प्रेसिडेंट को देता है। मतलब ये ऑडिट करता है। जैसे बजट में मान लीजिए कोई योजना आया, इस योजना में इतना खर्च हुआ, तो ये देखता है कि खर्च हुआ कि नहीं हुआ, पूरा ऑडिट करता है। राज्य सरकार, राज्य सरकार का भी करता है। राज्य से संबंधित रिपोर्ट को किसको देगा? संबंधित रिपोर्ट को गवर्नर को देगा। जी, गवर्नर को देगा। और ये क्या करता है? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है, PSUs, सार्वजनिक उपक्रम समिति संबंधित जांच करता है, सार्वजनिक उपक्रमों की जांच करता है, उपक्रमों की रिपोर्ट बनाता है। यही काम है इसका, ऑडिट करना, कुल मिला काम है इसका। इसका कुल मिला के जो काम है वो है दोस्तों ऑडिट करना। क्या है? ऑडिट करना।
ठीक है, रिप्लाई कर दें, मैसेज इग्नोर कर रहे हैं। मैसेज अभी मैंने हालांकि देखा नहीं आपका, पर अभी इसको लिख लीजिए, फिर आपका मैसेज, आपके मैसेज को लूंगा, मैं जरूर लूंगा। चलिए, हो गया। केंद्र सरकार की सभी ऑडिट करेगा, सभी योजनाओं फोजनाओं को, सबको, और रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राज्य सरकार संबंधित सभी चीजों की को ऑडिट करेगा और रिपोर्ट जो होगी वो गवर्नर को देता है। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी जितनी कंपनियां बड़ी बड़ी सरकार की, उसका ऑडिट यही करता है। रीड कीजिए, तो रीड कर दिया। अब इन्होंने कुछ मैसेज किया, इनके मैसेज का रिप्लाई दे दिया जाए। क्या नाम है? फराज जी। क्या पूछे हैं आप फराज? आपका तो मैसेज ही नहीं है कोई भाई, फिर से पूछ लीजिए। फराज जी फिर से पूछ लीजिए आप। तीन नंबर में क्या लिखे हैं? 3 नंबर में लिखा है सार्वजनिक उपक्रमों से, लिख देता हूं यहां पे, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति उपक्रमों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करता है। ये लिखा है। पीएसयूज जो होते हैं, पीएसयूज, बड़ी बड़ी पीएसयूज है ना, भारत सरकार कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी, गेल, भेल, सेल, मेल, जितनी भी, उन सबको ऑडिट करता है। वाइस प्रेसिडेंट सर नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, आज तो टाइम हो गया दोस्त, अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा। और थोड़ी सी मेरी भी तबीयत नासाज है, मुझे कोल्ड हुआ है। इसका मैं दे देता हूँ आप लोगों को पीडीएफ। आज बस इतना ही करिए। कल क्लास नहीं है, कल तो सैटरडे है, तो कल क्लास कहाँ से होगी? वाईटी पर है, वाईटी पर। स्वेटर है, जैकेट है। हो गया। चलिए, पीडीएफ ले लीजिए इसका। 5 10 क्लास होती है वाईटी पर। वाईटी पढ़ना जरूरी है। जी हाँ, वाईटी पढ़ना जरूरी है। कितनी बार भी हो सकता है। टेन्योर है 65 साल, 65 साल से ज्यादा उसको उसकी नौकरी नहीं, क्योंकि ऑफिसर होता है ना, आईएएस तो नहीं होता, आईआरएस होता है, वो ऑफिसर होता है। तो 65 साल से पहले अगर वो कैग बन गया, मान लीजिए 64 साल का है, कैग बना दिया उसको, तो 1 ही साल रहेगा ना, 65 साल पे रिटायर हो जाएगा। मान लीजिए 55 साल पे उसको कैग बना दिया गया, तो कितना रहेगा? 6 साल रहेगा बस, 61 वर्ष तक। समझे आप? हाँ, राष्ट्रपति बैठा सकते हैं, यस सिखा।
मैं पॉलिटी की बात कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अंजनी मिश्रा जी, एमसीक्यूज करवाऊंगा, यस एमसीक्यूज करवाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बढ़ते हैं फिर से, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में कल शाम 5 बजे YT पर, यूट्यूब पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।